हेलो गाइस, वेलकम टू सीडीएस जुगाड़ से। मैं हूं आपका इंग्लिश मेंटर पीयूष और आज हम डिस्कस करने वाले हैं अप्रैल अटेम्प्ट का सीडीएस एग्जाम का सेट ए, यानी कि सीडीएस के अप्रैल वाले अटेम्प्ट में जो सेट ए आया था उसको पूरा आज हम डिस्कस करने वाले हैं। इसमें स्टार्टिंग में आपको इंस्ट्रक्शंस देखने के लिए मिलते हैं जो हर बार मैं आपको बताता हूं कि आपको ध्यान से पढ़ना चाहिए बिफोर स्टार्टिंग योर अटेम्प्ट। तो इन सारे इंस्ट्रक्शंस को शॉर्ट में आप जरा सा ध्यान से पढ़ लीजिएगा, बिकॉज यहां पे सिर्फ एक ऑप्शन सेलेक्ट करना है, वापस आप रिट्रेस नहीं करेंगे। ये सारी कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो अगर ध्यान नहीं रखोगे तो पेपर में गड़बड़ियां होने की चांसेस हैं, सब कुछ आते हुए भी। इसलिए इसको थोड़ा सा ध्यान से रखना होता है। यहां पे कुछ चीजें देखो बोल्ड की हुई हैं, जैसे ओनली वन रिस्पॉन्स शुड बी डन, और एक बार ही आपको सिर्फ लिखना है वहां पे या सर्कल करना होता है, उसको वापस आप रिट्रेस नहीं कर सकते। ये कुछ चीजें आपको ध्यान रखनी होती हैं। सो ये सब चीजें पढ़ने के बाद में हम आते हैं हमारे फर्स्ट पार्ट पे जो क्वेश्चन पेपर का है। एंड दिस क्वेश्चन पेपर स्टार्ट्स विद स्पॉटिंग एरर वाला सेक्शन। देखो कुछ भी फिक्स नहीं होता है, मतलब कभी फिल इन द ब्लैंक से शुरुआत हो सकती है तो कभी कॉम्प्रिहेंशन से। अब जैसी किस्मत वैसा स्टार्टिंग। सो यहां पे आज किस्मत में हमारे स्पॉटिंग एरर से स्टार्टिंग हो रही है। सो लेट्स स्टार्ट विद स्पॉटिंग एरर्स। देखो डायरेक्शंस पढ़ने से शुरुआत करते हैं, उसके बाद वापस आ जाएंगे क्वेश्चंस पे। डायरेक्शंस में बोल रहा है ईच आइटम इन दिस सेक्शन हैज अ सेंटेंस विद 3 अंडरलाइन पार्ट्स लेबल्ड एज ए बी सी एंड अल्टीमेटली डी पार्ट विल हैव नो एरर। तो एक सेंटेंस को 3 पार्ट्स में स्प्लिट किया है, जैसे यहां पे ए पार्ट दिस, बी एंड देन सी। अगर लास्ट में नो एरर वाले पे आपको जाना है, मतलब सेंटेंस में कोई गलती नहीं दिखना चाहिए ग्रामेटिकली। सो आगे बोल रहा है रीड ईच सेंटेंस टू फाइंड आउट वेदर देयर इज एनी एरर इन एनी अंडरलाइन पार्ट and indicate your response on the answer sheet against the corresponding letter, that is A, B or C. If you find no error, your response should be indicated as option number D. देखो ध्यान से समझ लो इसको, आपको ये सेंटेंस को ध्यान से पढ़ना है। हर सेंटेंस 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। अब आपको बताना है A, B या C किस पार्ट में आपको गलती लग रही है। अगर मान लेते हैं सेंटेंस में कोई गलती नहीं है, सब कुछ ठीक है, तो आप चले जाओगे ऑप्शन नंबर डी यानी नो एरर के साथ में। इतनी सिंपल सी बात है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन यहां पे बोल रहा है ही हैड बीन डूइंग द जॉब ऑफ अ फिजिशियन ड्यूरिंग द 1990s। अब एक चीज बहुत अच्छी से मुझे पता है कि जब भी हैड बीन, हैव बीन या फिर ऐसी वाली फॉर्म कभी भी यूज होती है, या ऐसे समझ लो हैज, हैव या हैड जब यूज होता है, तो ये मालूम चल जाता है कि कोई काम पहले से लेके अभी तक चल रहा था। क्लियर है बात? अब ये चीज अभी तक चल रही है, तो ड्यूरिंग यहां पे गलत हो जाएगा। इसकी जगह पे हम क्या लिख देंगे, सिंस द 1990s लिख देंगे और ये बात बिल्कुल ठीक हो जाएगी। क्लियर है बेटा? तो यहां पे अगर हम बात करें कि ही हैड बीन डूइंग द जॉब ऑफ अ फिजिशियन ड्यूरिंग द 1990s, यहां पे क्या हो जाएगा, सिंस 1990s। लेकिन एक चीज अगर आप ध्यान से देखो यहां पे, तो यहां पे बेटा हैड बीन डूइंग लिखा हुआ है। हमने क्या सीखा कि अगर हैज, हैव बीन हम यूज करते हैं, हैज हैव बीन यूज करते हैं और साथ में क्या यूज कर देते हैं, हैड बीन भी अगर हम यूज कर देते हैं, तो इसका मतलब है यहां पे सिंस प्लस टाइम लिखा होना चाहिए। लेकिन यहां पे कॉन्टेक्स्ट कुछ और ही है। ये सेंटेंस इतना आसान नहीं है, ध्यान से इसको समझो। ही कह रहा है ही हैड बीन डूइंग द जॉब ऑफ अ फिजिशियन ड्यूरिंग द 1990s। अब ये चीज पास्ट में खत्म हो चुकी है बेटा, ये चीज पास्ट में खत्म हो चुकी है। इसका मतलब इसको अगर हम सिंस प्लस टाइम से लिखने की कोशिश करेंगे तो वो चीज अभी तक रिलेट हो जाएगी। क्लियर? तो यहां पे सिंस और फॉर को हम इस ड्यूरिंग से रिप्लेस नहीं करेंगे, या ड्यूरिंग को सिंस और फॉर से रिप्लेस नहीं करेंगे। जो सेंटेंस जैसा लिखा हुआ है वैसा ही रहेगा, इसमें कोई भी गलती स्पॉट हम नहीं करेंगे। इसीलिए ही हैड बीन डूइंग द जॉब ऑफ अ फिजिशियन ड्यूरिंग द 1990s बिल्कुल सही है। इसमें ऑप्शन नंबर डी के साथ हम जाएंगे। देखो एक बेसिक सी चीज होती है, जब भी हैज, हैव, हैड बीन दिख जाएगा उसके बाद में हम सिंस प्लस टाइम या फॉर प्लस टाइम लगाते हैं। इस हिसाब से यहां पे ड्यूरिंग की जगह सिंस प्लस द 1990s हो जाना चाहिए। लेकिन जब इसका कॉन्टेक्स्ट समझोगे तब आपको समझ में आएगा कि यहां पे ड्यूरिंग को आपको सिंस और फॉर से चेंज करना ही नहीं है, यहां पे ड्यूरिंग ही सही है, तभी ये सेंटेंस का सेंस निकल पाएगा। इसीलिए बेटा हम इसमें कोई एरर को ना स्पॉट करते हुए नो एरर पे चले जाएंगे। सेकेंड क्वेश्चन को देखिए ध्यान से। He said that he preferred coffee than tea। हमने ऐसे वर्ड्स की लिस्ट पढ़ी थी जो अपने बाद में than नहीं ले सकते। जैसे इसमें और भी वर्ड्स हमने पढ़े थे, पहला था प्रायर पढ़ा था, सीनियर पढ़ा था, जूनियर पढ़ा था, इंफीरियर पढ़ा था, सुपीरियर पढ़ा था, वैसे ही प्रेफर पढ़ा था। ये सारे वर्ड्स अपने साथ में कभी भी than नहीं ले सकते हैं। क्लियर है? ये चीज हमने पढ़ी थी, समझी थी। अब इन्हीं वर्ड्स की लिस्ट में प्रेफर्ड भी है। अब देखो प्रेफर के साथ में क्या लिखा है, ही सेड दैट ही प्रेफर्ड कॉफी दैन टी। अब दैन यहां पे नहीं होना चाहिए, यहां पे क्या होना चाहिए, टू टी होना चाहिए। इसका मतलब है ऑप्शन नंबर सी में यहां पे गलती हमें मिल जाएगी। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। चलिए थर्ड देखते हैं। ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड होना चाहिए यहां पे बेटा। ये चीज दोबारा रिपीट हुई है सीडीएस में।
2 बार ये चीज रिपीट हो चुकी है। सेम यही फ्रेज एक और बार रिपीट हुआ था, आई गेस 2020 के सेट में रिपीट हुआ था। देखो यहां पे दोबारा भी रिपीट हो गया है। ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड यहां पे बोला जाता है बेटा, ठीक है। हर चमकती चीज सोना नहीं होती है। तो देखो फ्रेजेस पे, इडियम्स पे कितना ज्यादा ध्यान देते हैं ये। अब यहां पे 2 गलती हो सकती थी, मैंने आपको उस टाइम भी बताया था, अभी भी बता रहा हूं। यहां पे जैसे दैट लिखा है, इसकी जगह पे ये विच लिख सकते थे, तो यहां पे विच की जगह क्या होता बेटा, दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड होना चाहिए। क्लियर है? तो ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड यहां पे सही हो जाएगा, इसलिए पार्ट नंबर सी में फिलहाल एरर निकलेगी, और यहां पे ए पार्ट बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है। सो इट शुड बी ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, दिस शुड बी द करेक्ट चॉइस। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या चैलेंज लेके आ रहा है। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, अ स्पीशीज इज कंसिडर्ड इंडेंजर्ड व्हेन इट इज इन अ वेरी हाई रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन इन द वर्ल्ड। अब कोई चीज हाई रिस्क जोन में होती है, ठीक है, या फिर किसी चीज पर हाई रिस्क होता है, तो इन अ वेरी रिस्क नहीं होता है, इन अ वेरी रिस्क नहीं होता है, एट अ वेरी हाई रिस्क बेटा हमेशा होता है, ठीक है। याद रख लो इस चीज को, कोई भी चीज जब एंडेंजर्ड होगी या फिर कोई चीज अगर अपने खत्म या एक्सटिंक्शन की तरफ जा रही होगी, तो वो चीज एट अ हाई रिस्क होगी, इन अ हाई रिस्क नहीं होता है। याद रखो, बहुत कॉमन सी चीज है और प्रेपोजिशन ये फिक्स है, तो आप चेंज कर ही नहीं सकते हो, ठीक है। तो एट अ वेरी हाई रिस्क करके इसको हम ऑप्शन नंबर सी के साथ में भेज देंगे सीधा सीधा। चलो अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कर रहा है हमें। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, आर ग्रेटेस्ट ग्लोरी इज नॉट इन नेवर फॉलिंग बट इन राइजिंग एवरी टाइम वी फेल। देखो ध्यान से, यहां कह रहा है हमारी ग्रेटेस्ट ग्लोरी कहां है, कि इज नॉट इन नेवर फॉलिंग, कभी ना गिरने में हमारी ग्रेटेस्ट ग्लोरी नहीं है, लेकिन हर बार जब हम गिरें तो हम उठ जाएं। सो राइजिंग एवरी टाइम वी फेल, फेल का मतलब है एक बार गिरे थे, क्या हो जाएगा, एवरी टाइम वी फॉल होना चाहिए बेटा, ठीक है। अब देखो जैसे जैसे पेपर्स आगे बढ़ते जा रहे हैं, मैं बहुत ज्यादा डिटेल्ड एनालिसिस में नहीं जाऊंगा, क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारी चीजें हमने डिटेल में पढ़ ली हैं। थोड़ा सा शॉर्ट करेंगे इसको और टू द पॉइंट बात करते हुए हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे बेटा, ठीक है। अब ऐसा क्यों कह रहे हैं, क्योंकि एवरी टाइम का मतलब क्या है, हर बार जब हम गिरे तो हम उठे, तो हर बार क्या दिखा रहा है, हैबिट है ये चीज, ऐसा है, रिपीटेड एक्शन है, इसलिए एवरी टाइम वी फेल की जगह यहां पे फॉल लिखना पड़ेगा। सो ऑप्शन नंबर सी जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 का करेक्ट चॉइस। चलो क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। लैंग्वेज इज एन एसेंशियल मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन। बहुत सिंपल क्वेश्चन, लैंग्वेज इज एन एसेंशियल मतलब कितना, एक एसेंशियल। क्या इसके साथ में मोड्स हो सकता है, पॉसिबल ही नहीं है। एन के साथ में तो सिंगुलर चीजें चाहिए होती हैं, तो लैंग्वेज इज एन एसेंशियल मोड ऑफ कम्युनिकेशन करना पड़ेगा, बी ऑप्शन के साथ में चले जाएंगे। देखो आर्टिकल के इतने सिंपल क्वेश्चंस बेटा आपके सामने आते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 पे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है, द मैटर वॉज बीन रिजॉल्व्ड आफ्टर लॉन्ग डेलिब्रेशंस अमंग द मेंबर्स ऑफ द टीम। सिंपल सा क्वेश्चन है, द मैटर हैज बीन रिजॉल्व कर देंगे, क्या कर देंगे, हैज बीन रिजॉल्व। V3 के बाद में, और जब ये बीन प्लस V3 आ जाता है तो इसके पहले सिर्फ हैज, हैव या हैड ही हो सकता है, वॉज, वर, इज, एम, आर को लगाना गलत माना जाता है, ठीक है। क्या रूल बताया मैंने, बीन प्लस V3 अगर आ जाए तो इसके पहले आप सिर्फ क्या लगा सकते हो, या तो हैज, या तो हैव, या फिर सिर्फ हैड, इन तीनों के अलावा और कुछ नहीं लगा सकते। सो हैज, हैव, हैड, बीन प्लस V3 ही सही माना जाता है, इसलिए वॉज को हटाएंगे, यहां से हैज लगा के इसको ठीक कर देंगे। सिंपल सा था। क्वेश्चन नंबर 7 वुड गो विद ऑप्शन नंबर ए बेटा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं और देखते हैं क्या चैलेंज है ये। 8 कह रहा है, केयर हैज बीन टेकन टू इंश्योर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ द पार्टिसिपेंट्स इन द इवेंट। केयर हैज बीन टेकन टू इंश्योर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ द पार्टिसिपेंट्स इन द इवेंट। बिल्कुल परफेक्ट है, इसमें कोई गलती नहीं है। 8th वाला क्वेश्चन चला जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज नो एरर के साथ में ये चला जाएगा। देखो जबरदस्ती ऐसा नहीं कि हर क्वेश्चन में गलती निकालना ही निकालना है, चीजें सही लग रही हैं तो नो एरर भी हो सकता है, ठीक है। तो अगर आपको समझ में आ रहा है कि यार चीजें सारी सही हैं, सो नो एरर के साथ में जाना कोई गलत नहीं रहता है। 9th क्वेश्चन देखिए, इंडियन फिल्म इंडस्ट्री इज कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द सिंबल ऑफ कल्चरल एंड सोशल लाइफ। बहुत सिंपल सी चीज है, 3 बार ऑलरेडी बता चुका हूं पिछले वाले ही पेपर में कि जब भी कभी बेटा वन ऑफ आएगा, इसके बाद में अगर आपको चीजें लगानी होंगी तो वन ऑफ द आता है, प्लस अगर डिग्रीज की बात करें तो सुपरलेटिव डिग्री रखी जाती है, प्लस इसके बाद में हमेशा प्लूरल नाउन रखना मैंडेटरी माना जाता है, ठीक है। तो वन ऑफ द के बाद में सुपरलेटिव डिग्रीज तो है नहीं, तो वन ऑफ द तक चलाएंगे, एसडी वाला हटा दिया, फिर चाहिए प्लूरल नाउन। यहां पे वन ऑफ द सिंबल लिखा हुआ है, सिंबल गलत हो गया, क्या होना चाहिए बेटा, सिंबल्स लिखेंगे तब ये सही माना जाएगा। सो वन ऑफ द सिंबल्स ऑफ द कल्चरल एंड सोशल लाइफ करेंगे तब ये ठीक हो जाएगा। ऑलराइट, सो इट वुड बी वन ऑफ द सिंबल्स ऑफ, मतलब कहां एरर निकली, पार्ट नंबर सी में एरर आ गई। चलिए क्वेश्चन नंबर 10th पे आते हैं।
लास्ट क्वेश्चन देखो स्पॉटिंग एरर का, उसके बाद में इडियम्स एंड फ्रेजेस है हमारे पास में। 10th कह रहा है इट इज स्टिल ट्रू दैट द इंडियन इकोनॉमी इज डिपेंडेंट ऑन मॉनसून। अच्छा, इट इज स्टिल ट्रू, अभी तक ये सच बात है या फिर अभी तक ये सही है कि इंडियन इकोनॉमी जो है वो किस पे डिपेंड करती है, इज डिपेंडेंट ऑन मॉनसून। बिल्कुल ठीक लिखा है, इसमें कहीं भी कोई गलती नहीं लग रही है। ऑन द मॉनसून नहीं होता है बेटा, सीजन्स के साथ में द नहीं लगाया जाता है, तो यहां पे इसमें कोई गलती नहीं है। ऑप्शन नंबर डी के साथ हम चले जाएंगे क्वेश्चन नंबर 10th में। क्लियर है बात? चलो, तो क्वेश्चन नंबर 10 तक आई गेस सारी चीजें हमने जो रूल्स में पढ़ी थी ऑलमोस्ट उन्हीं चीज पे आई हैं। कुछ कॉमन सेंस पे बेस्ड था जिसमें नो एरर्स निकले हैं, तो इन चीजों को आप ये चीज से समाप्त कर सकते हो कि अगर रूल्स जो हमने पढ़े हैं ग्रामर वाले वो सारे आते हैं तो स्पॉटिंग एरर के क्वेश्चंस करना देखो कितना हलवा है ना। चलो आगे बात करते हैं, इडियम्स एंड फ्रेजेस क्या कह रहे हैं हमारे सामने। So ये पहला कह रहा है given below are some idioms and phrases followed by 4 alternative meanings to each. Choose the response A, B, C or D which is the most appropriate expression and mark your response in the answer sheets accordingly. अब यहां पे कह रहा है कि सीधे सीधे अब यहां पे एक idiom and phrase दिया है आपको, उसके लिए दिए हैं 4 ऑप्शंस। बेटा ये क्वेश्चंस दो तरह से आ सकते हैं। एक क्वेश्चन आ सकता है एक स्टेटमेंट में आपको अंडरलाइन करके एक इडियम दे दिया हो और उस स्टेटमेंट को पढ़ के आपको इडियम का मीनिंग पता लगाना हो, वो वाले क्वेश्चन आसान होते हैं। ये वाले क्वेश्चन थोड़े से मुश्किल है क्योंकि यहां पे सीधा सीधा इडियम का मीनिंग पता ही होना चाहिए, अगर नहीं पता है यानी कि इसका मीनिंग आप गलत ही टिक कर दोगे। तो चलो देखते हैं इसके मीनिंग्स क्या क्या है, फाइंड आउट करते हैं। आपको करना सिंपली यह है कि आपको एक इडियम दिया है, इसके लिए 4 ऑप्शंस दिए हैं, आपको बताना है कि इस इडियम का सही आंसर कौन सा ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर? चलो, सो यहां पे 11th क्वेश्चन क्या कह रहा है, बी इन एक्लिप्स। अभी इसका मतलब क्या होता है, ध्यान से देखो। बी इन एक्लिप्स का मतलब होता है हमेशा ग्रहण लगे होना, है ना। हिंदी में अगर इसको बोले तो हमेशा ग्रहण लगे होना। तो जिसके ऊपर भी हमेशा ग्रहण लगा होता है, ऐसा बोलते हैं ना कि यार कोई भी काम करना चाह रहा हूं हो ही नहीं पा रहा है, लगता है ग्रहण लगा हुआ है। मतलब क्या हो रहा है कि कोई भी चीज हमेशा सक्सेसफुल नहीं हो रही है, हमेशा वो चीज फ्रूटफुल नहीं हो पा रही है, तो उसको बोलते हैं बी इन एक्लिप्स, है ना। तो बी इन एक्लिप्स का पहला है लेस सक्सेसफुल, फीलिंग हैप्पी, वेरी सक्सेसफुल, बीइंग डिफीटेड। अब देखो डिफीटेड तो एकदम ही एक्सट्रीमली नेगेटिव हो गया, सक्सेसफुल तो होगा नहीं, हैप्पी तो होगा नहीं, क्या हो जाएगा, लेस सक्सेसफुल। 11th वुड गो विद ऑप्शन नंबर ए। सो इफ समबडी इज बीइंग इन एक्लिप्स ही इज बीइंग लेस सक्सेसफुल, याद रखिए इसको, बहुत अच्छा इडियम है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 बोल रहा है वेज एंड मीन्स। वेज एंड मीन्स का मतलब देखो क्या होता है बेटा, वेज एंड मीन्स का मतलब होता है कोई भी चीज तक पहुंचने का जो तरीका हो सकता है, जो स्टेप्स आप फॉलो कर सकते हो, उसको वेज एंड मीन्स बोलते हैं। तो यहां पे है टेक्निक, मेथड्स ऑफ अचीविंग समथिंग, नॉर्म्स एंड रेगुलेशंस ऑफ डूइंग समथिंग या इंप्रूविंग वंस वे ऑफ डूइंग। देखो कोई चीज करने का तरीका इंप्रूव करना, इसका मीनिंग नहीं होता है। नॉर्म्स और रेगुलेशंस की बात नहीं होती कि भैया यही चीजें आपको फॉलो करनी है, जैसे ट्रैफिक रूल्स फॉलो करते हुए आप किसी डेस्टिनेशन पे पहुंच जाओ, तो वो ये हो जाएगा। इसलिए ऑप्शन नंबर बी फिलहाल ज्यादा लॉजिकल है, टेक्निक भी नहीं है। मेथड ऑफ अचीविंग समथिंग, किसी भी चीज को अचीव करने के जो तरीके हैं आपके, वो आपने कैसे अपनाया है। जैसे कोई ऑफिसर बन जाए, अब उसने किस स्ट्रैटेजी से पढ़ाई की है, दैट वुड बी हिज वेज एंड मीन्स। क्लियर, समझ आ रहा है? चलो नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। 13 सेज अप इन आर्म्स, इसका मतलब क्या होता है। जैसे देखो इसको याद कैसे कर सकते हैं, मान लो किसी से बातचीत हो रही है आपकी और उसने हाथापाई शुरू कर दी, तो उसका जो गुस्सा है, वो जो कहना चाहता है, वो कहां गया, उसके आर्म्स में। अब क्या होगा, वो एक्सट्रीमली एंग्री होगा। सिर्फ समथिंग इज अप इन आर्म्स दैट इज कंसिडर्ड वेरी एंग्री। क्लियर? तो वेरी हैप्पी बाहर, वेरी सेटिस्फाइड बाहर, फीलिंग फाइन बाहर, वेरी एंग्री हो जाएगा। सो अप इन आर्म्स का मीनिंग कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएंगे। ध्यान रखने वाले हैं ये सारे इडियम्स, देखो कई सारे रिपीट भी हुए होंगे अगर आप देख पा रहे हो ध्यान से, तो बाकी ये सब याद रखोगे तो आगे के लिए भी डेफिनेटली बहुत काम आएंगे। क्लियर? चलो आगे बात करते हैं बिग टिकट का मतलब क्या होता है। जैसे मान लो मैंने बोला यार कि कोल्ड प्ले का टिकट, तो आपने बोला नहीं यार दैट इज अ बिग टिकट। इसका बिग टिकट का मतलब क्या है, बहुत ज्यादा पैसे लगेंगे भाई, इसको अफोर्ड नहीं कर सकते। सिर्फ समथिंग इज अ बिग टिकट दैट इज वेरी कॉस्टली थिंग। मैंने बोला यार एक काम करते हैं, चलो डियोर के जूते ले लेते हैं, आपने कहा नहीं यार दैट्स अ बिग टिकट, मतलब क्या है, बहुत ज्यादा कॉस्टली है, बहुत ज्यादा महंगा है। सिर्फ समथिंग इज अ बिग टिकट दैट इज वेरी कॉस्टली। ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएंगे, वेरी इजी नॉट मच गलत है, ऑप्शन नंबर बी सही है। बिग टिकट का मतलब होता है बहुत ज्यादा महंगा होना। ठीक है, चलो 15th नंबर देखते हैं, बोल्ट फ्रॉम द ब्लू। बेटा यहां पे बोल्ट का मतलब बिजली है, जिसको हम थंडर बोल्ट कहते हैं। ये थंडर बोल्ट को लिखा है शॉर्ट फॉर्म में, थंडर बोल्ट का बोल्ट लिया हुआ है जिसको हमने बिजली माना है। ब्लू का मतलब है एकदम क्लियर आसमान, ब्लू है आसमान।
तो जब एकदम क्लियर आसमान हो और वहां से बिजली कड़क जाए तो क्या आप मानोगे कि बिजली कड़क सकती है? नहीं मानोगे, क्योंकि क्लियर आसमान में से बिजली कड़केगी ऐसा कोई नहीं मान सकता। मतलब कोई चीज ऐसी हो गई है जो अनएक्सपेक्टेड थी। तो जब कोई चीज अनएक्सपेक्टेड हो जाए उसको हम बोलते हैं बोल्ट फ्रॉम द ब्लू। ठीक है, तो यहां पे 15th वाला क्या हो जाएगा? एन इवेंट और पीस ऑफ न्यूज विच इज अनएक्सपेक्टेड। बिल्कुल यही बात है, ऐसी कोई चीज हो जाए जो अनएक्सपेक्टेड थी, आपने कभी उम्मीद नहीं की थी, तो चले जाएंगे ऑप्शन नंबर ए के साथ। बट फिलहाल बी सी डी भी पढ़ेंगे। डिजायरेबल इवेंट और न्यूज, डिजायरेबल तो नहीं था। एन इवेंट विच टेक्स प्लेस एज प्लान, नहीं, प्लानिंग के अकॉर्डिंग नहीं होगा। न्यूज विच हैज बीन लॉन्ग एक्सपेक्टेड बट अराइव्स लेट, नहीं, ऐसा भी नहीं है। ये ऐसी कोई चीज है जो अनएक्सपेक्टेड है, आपने कभी उम्मीद नहीं की होगी कि एकदम क्लियर आसमान से बिजली कड़क जाएगी। सो इसलिए ऑप्शन नंबर ए जाएगा एज द करेक्ट चॉइस। क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं और देखते हैं क्या चैलेंज लेके आ रहा है ये। 16 कह रहा है बाय बी अ लॉ अनटू योरसेल्फ। अब यहां पे बी अ लॉ अनटू अनसेल्फ का मतलब होता है कि अपने अंदर ही जो चीजें हैं उसी में थोड़ा सा अजीब सा बिहेव करने लग जाओ, है ना। सो दैट्स अ बी अ लॉ अनटू योरसेल्फ। बिहेव अनकन्वेंशनल एंड अनप्रेडिक्टेबल, अबाइड बाय लॉ एंड ऑर्डर। अबाइड बाय लॉ एंड ऑर्डर तो बाहर है। आस्क अदर्स टू फॉलो द लॉ, नहीं, ऐसा नहीं कह रहे। क्रिएट लॉ एंड ऑर्डर फॉर अदर्स, बिल्कुल नहीं। बिहेव अनकन्वेंशनल एंड अनप्रेडिक्टेबल, जब आप खुद ही लॉज के अगेंस्ट जाके कुछ करने लग जाओ, मतलब लोगों को समझ ही ना आए कि भाई ये क्या कर रहा है आदमी। सो दैट इज टर्म्ड एज बी अ लॉ अनटू योरसेल्फ। क्लियर? चलो नंबर 17 देखते हैं क्या चैलेंज है। ये है स्पिफ अप। इसका मतलब क्या है? 17 देखो, स्पिफ अप का मतलब होता है अपने आप को बिल्कुल एकदम साफ सुथरा दिखाना। अपने आप को कैसे दिखाना कि भाई मैं बिल्कुल साफ हूं, बाकी सारे लोग गंदे हैं और बाकी गंदगी दूर दूर फैली हुई है, मैं तो एकदम साफ सुथरा हूं। इसको बोलते हैं स्पिफ अप। सो वी हैव, पहला है टू मेक वन सेल्फ लुक नीट, टू मेक वन सेल्फ लुक अनटाइडी। अब देखो यहां पे अनटाइडी गलत है। टू मेक वन सेल्फ लुक एरोगेंट, घमंडी भी नहीं। टू अपीयर ऑन द स्टेज एज अ बैबून, ये इसका भी कोई जरूरत नहीं है। तो ए बी सी डी बाहर हो रहे हैं, यहां पे क्लियर या साफ दिखने वाला या फिर नीट एंड क्लीन दिखने वाले की बात होगी। इट वुड बी स्पिफ अप का मतलब होता है अपने आप को बहुत ज्यादा साफ सुथरा सा दिखाना या रिप्रेजेंट करना। ठीक है बात बेटा? चलो 18th क्वेश्चन देखो। रन वाइल्ड। रन वाइल्ड का मतलब होता है, जैसे बोलते हैं ना कि यार ये तो वाइल्ड हो गया बिल्कुल, इसका मतलब क्या होता है? बिल्कुल कंट्रोल खो जाना, नहीं समझ में आना कि क्या कर रहा है ये, तो आपा खो जाना या फिर अपने जो होशो आवाज होता है उससे बाहर जाके कुछ करने लगना, दैट इज टर्म्ड एज रन वाइल्ड। सो लेट्स रीड द ऑप्शंस। पहला कह रहा है टू रन लाइक अ वाइल्ड एनिमल। अब देखो हमने सीखा था बेटा डायरेक्ट ऑप्शंस नहीं होते हैं, सो ए वुड बी आउट। बी देखो टू ट्रीट एनिमल लाइक अ वाइल्ड क्रिएचर, ऐसा भी नहीं हो रहा है कि किसी को वाइल्ड क्रिएचर की तरह ट्रीट किया जा रहा है। टू फील लाइक अ वाइल्ड एनिमल, नहीं, वाइल्ड एनिमल की तरह नहीं। टू ग्रो विदाउट एनी कंट्रोल, बिना कंट्रोल का कुछ कर देना या बिना कंट्रोल का हो जाना, दैट इज टू ग्रो विदाउट एनी कंट्रोल या फिर रन वाइल्ड जिसको बोलते हैं। सो इट वुड बी ऑप्शन नंबर डी, दैट इज अ जनरलाइज्ड ऑप्शन कि हम वाइल्ड हो जा रहे हैं या फिर अनकंट्रोल्ड हो जा रहे हैं। सो रन वाइल्ड का मतलब क्या होता है? टू ग्रो विदाउट एनी कंट्रोल। ठीक है, कोई कंट्रोल के बिना दिखने लगना या फिर बिना कंट्रोल का हो जाना, दैट इज टू रन वाइल्ड। नंबर 19 पे आएंगे और देखेंगे क्या कह रहा है। नंबर 19 कह रहा है इट्स अ विंड डाउन, या वाइंड डाउन या विंड डाउन, कुछ भी कह सकते हैं। विंड डाउन का मतलब होता है बेटा बहुत टाइम के बाद में, मतलब जैसे खूब सारा हार्डवर्क किया उसके बाद में रिलैक्स करने का जब टाइम मिला है उसको बोलते हैं विंड डाउन। सो वी हैव टू रिलैक्स आफ्टर अ पीरियड ऑफ एक्टिविटी, टू एक्ट फ्यूरियसली आफ्टर अ पीरियड ऑफ साइलेंस। बहुत देर शांत रहने के बाद एकदम झटके से एक्ट करने लग जाना, ये बात तो उल्टी हो गई, बी बाहर। सी कह रहा है टू स्पीक आउट द ट्रूथ टू पीपल। अब यहां सच बोलने की कोई जरूरत नहीं है। टू एक्ट ऑन द ग्राउंड, ऐसा भी कुछ नहीं है। ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएंगे। मतलब क्या है? कुछ एक्टिविटी के बाद थोड़ा सा रिलैक्स करने के लिए बैठ जाना या फिर रिलैक्स मोड में आ जाना, बहुत सारा काम करने के बाद में, इसको बोलते हैं विंड डाउन बेटा। सो 19 चला जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। लेट्स गेट टू क्वेश्चन नंबर 20। देखो क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है मेलो आउट। मेलो आउट का मतलब होता है बेटा कुछ बिना काम किए जो लोग खुद एंजॉय करते हैं ना, मतलब जैसे खूब सारा पैसा पड़ा हुआ है, अब कोई काम नहीं कर रहे, बस मजे कर रहे हैं क्योंकि पैसा बैंक अकाउंट में भरा है और दोस्तों को बहुत ज्यादा कमाना पड़ रहा है, बट खुद मजे कर रहे हैं क्योंकि अपने अकाउंट में पैसे भरे हैं। ऐसे लोगों को बोलते हैं ही इज मेलोइंग आउट या फिर मेलो आउट बोलते हैं। पहला देखो टू फील बैड अबाउट अदर्स एंजॉयमेंट, ऐसा कुछ भी नहीं है, किसी और के एंजॉयमेंट के लिए बुरा नहीं लग रहा है। बी कह रहा है टू लाइक एंड डिसलाइक पीपल कॉन्करेंटली। अब ऐसा नहीं कि लोगों को पसंद या नापसंद किया जा रहा है क्योंकि मेलो आउट का मीनिंग निकल ही नहीं पा रहा। सी देखो टू एंजॉय वनसेल्फ विदाउट डूइंग मच, अब खुद से एंजॉय करना ज्यादा काम किए बिना, दिस इज व्हाट दिस ईडियम नीड्स। तो ऑप्शन नंबर सी ठीक है। डी देखो टू वर्क हार्ड एंड डू मच
एंड डूइंग मच वर्क, नहीं ये उल्टा बोल दिया। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर सी वुड बी द करेक्ट चॉइस बेटा। क्लियर है? चलो, सो 20th सेज ऑप्शन नंबर सी। अब बात करेंगे भैया कॉम्प्रीहेंशन की। कॉम्प्रीहेंशन में हमारे पास में एक पैसेज होता है बेटा, डायरेक्शंस पढ़ने से शुरुआत करेंगे, उसके आगे देखेंगे कि क्वेश्चंस क्या क्या चैलेंजेस लेके आ रहे हैं। ये कह रहा है इन दिस सेक्शन यू हैव 2 शॉर्ट पैसेजेस, आफ्टर ईच पैसेज यू विल फाइंड सम आइटम्स बेस्ड ऑन द पैसेज। अब यहां पे हमने सीखा था कि आइटम्स का मतलब क्या होता है बेटा, आइटम्स का मतलब क्वेश्चंस होता है, तो उस चीज में आप घबराएं नहीं बिल्कुल भी, ठीक है। आइटम्स का मतलब क्वेश्चन से हमारा होता है। So in this section you will have 2 short passages. After each passage you will find some items based on the passage. Read the passages and answer the items based on them. इसमें items का मतलब क्या है? Questions है। Clear? चलो, you are required to select your answers based on the content of the passage and opinion of the author only. पैसेज पढ़ना है आपको, लेकिन एक चीज ध्यान रखेंगे कि पैसेज में जो भी बातें कही हैं उन्हीं के बेसिस पे आप आंसर कर सकते हैं, आंसर के लिए अपना दिमाग आप नहीं लगा सकते। ये बात ऑथर ने बिल्कुल क्लियरली आपको बता दी है। चलिए देखते हैं पैसेज क्या कह रहा है, उसके बाद क्वेश्चंस पे आएंगे। कन्वेंशनल एजुकेशन मेक्स इंडिपेंडेंट थिंकिंग एक्सट्रीमली डिफिकल्ट। कन्वेंशनल एजुकेशन क्या होती है? जो किताबों में लिखा है वही पढ़ेंगे, आउट ऑफ द बॉक्स नहीं सोच सकते। दिस इज व्हाट कन्वेंशनल एजुकेशन इज। Conformity leads to mediocrity. To be different from the group or to resist environment is not easy and is often risky as long as we worship success. The urge to be successful, which is the pursuit of reward, whether is the materials or is the so-called spiritual sphere, the search for inward or outward security, the desire for comfort, this whole process smothers discontent, put an end to spontaneity and breed fear. And fear blocks the intelligent understanding of life. With increasing age, dullness of mind and heart sets in. ठीक है, अब यहाँ पे डिफरेंट तरीके बताए जा रहे हैं यहाँ पे, और क्या क्या कॉन्टेक्स्ट फॉलो हो रहे हैं वो बताया जा रहा है। तो देखो, टू बी डिफरेंट फ्रॉम द ग्रुप और टू रेजिस्ट एनवायरमेंट इज नॉट इजी एंड इज ऑफन रिस्की एज लॉन्ग एज वी वर्शिप सक्सेस। जब तक हम सक्सेस की बात करेंगे, है ना, जब तक हम सक्सेस की बात करेंगे, तो डिफरेंट होना ग्रुप से या एनवायरमेंट को रेजिस्ट करना ये बहुत आसान नहीं है, और ये चीज रिस्की माना जाएगा। क्योंकि जैसे अगर आप कोई चीज फॉलो कर रहे हो, सपोज किसी को बैडमिंटन में बहुत इंटरेस्ट है और वो पढ़ाई वाली फील्ड से हट के बैडमिंटन में कुछ करना चाहता है, तो दिमाग में चीज आ जाएगी यार अगर सक्सेसफुल नहीं हुए तो 4 लोग क्या कहेंगे। सो दिस हैज अ डेफिनेटली दैट दिस इज वेरी रिस्की। और जब तक हम सक्सेस के कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे तो पढ़ाई वाली चीजों को ज्यादा लोग सक्सेस की नजर से देखते हैं। हालांकि ऐसा नहीं कि स्पोर्ट्समैन को नजरिया कम रखा जाता है, लेकिन शुरुआती दौर में अगर बच्चा ये बोले कि मतलब मुझे स्पोर्ट्स में जाना है, तो अल्टीमेटली इस चीज को थोड़ा सा दबाया जाएगा। यही चीज यहां पे कही जा रही है। द अर्ज टू बी सक्सेसफुल, which is the pursuit of reward, whether in the materials or in the so-called spiritual sphere, the search for inward or outward security, the desire for comfort, this whole process smothers discontent, put an end to spontaneity and breed fear, and fear blocks the intelligent understanding of life. With increasing age, dullness of mind and heart sets in, और ultimately ये सारी चीजें रिजल्ट दे देती हैं किस चीज में भैया? हमारा दिमाग फिर इतना ज्यादा एक्टिव नहीं रह जाता है, और एज के साथ में चीजों में डलनेस भी आई जाती है। इन सीकिंग कंफर्ट वी जनरली फाइंड अ क्वाइट कॉर्नर इन लाइफ वेयर देयर इज अ मिनिमम ऑफ कॉन्फ्लिक्ट एंड देन वी आर अफ्रेड टू स्टेप आउट ऑफ दैट सेक्लूजन। और हम दुनिया में जो सुकून शांति ढूंढ रहे होते हैं, उस चक्कर में हम क्या हो जाते हैं, ऐसा रास्ता चुन लेते हैं जहां पे सबसे मिनिमम कॉन्फ्लिक्ट हो, मतलब सब आसान हो, सब चीजें स्मूथली चल रही हो, एंड देन वी आर अफ्रेड टू स्टेप आउट ऑफ दैट सेक्लूजन। और फिर हम उस वाली कंफर्ट जोन से बाहर निकलने से बहुत ज्यादा डरते हैं। This fear of life, this fear of struggle and of a new experience kills us in the spirit of adventure. Our whole upbringing and education have made us afraid to be different from our neighbors, afraid to think contrary to the established pattern of society, falsely respectful authority and tradition. और जो ये सारा ट्रेडिशन चलता जा रहा है, इसने हमें क्या बना दिया है? एक ऐसा आदमी बना दिया है जो उस कन्वेंशनल चीजों से बाहर सोच ही नहीं पा रहा, उससे ज्यादा और एडवांस सोच ही नहीं पा रहा, या जो नॉर्म सेट कर दिए उसका अगेंस्ट में सोच ही नहीं पा रहा है। ये सारी प्रॉब्लम्स एक कॉमन आदमी को देखने के लिए मिल रही हैं, जिसकी वजह से क्या हो गया है, वो एक सेक्लूजन की लाइफ में जीने लगा है। जो सोसाइटी ने सेट की है वैसा ही जीवन जीने लग गया है, और उससे बाहर निकलने में भी अब उसको डर सा लगने लगा है। ठीक है, फॉर्चुनेटली देयर आर अ फ्यू हु आर इन अर्नेस्ट। अब कुछ लोग यहां पे फॉर्चुनेटली उसमें नहीं है, who are willing to examine our human problems without the prejudice of the right or of the left. But in the vast majority of us, there is no real spirit of discontent or revolt. When we yield uncomprehendingly to environment, any spirit of revolt that may have had died down, and our responsibilities soon put an end to it. चलिए
आगे बात करते हैं क्वेश्चंस क्या क्या कह रहे हैं, उसके बाद में जानेंगे थोड़ा सा और पैसेज में क्या क्या कहा गया है। व्हाई डज कन्वेंशनल एजुकेशन मेक इंडिपेंडेंट थिंकिंग एक्सट्रीमली डिफिकल्ट। जो कन्वेंशनल एजुकेशन है वो जो हमारी जो कन्वेंशनल एजुकेशन है वो हमारी थिंकिंग को इतना, इंडिपेंडेंट थिंकिंग को इतना डिफिकल्ट क्यों बनाती है। ऑप्शन ए कह रहा है इट डज नॉट इनकरेज डिसएग्रीमेंट, इट डज नॉट एक्सेप्ट कंफर्मिटी। अब यार ये तो एक्सेप्ट करती है, कंफर्म तो करती है। सी देखो, इट इज नॉट फैक्ट बेस्ड बट प्रॉब्लम बेस्ड, ऐसा कुछ नहीं कहा गया है। डी कह रहा है इट इज ओनली रिलीजियस एजुकेशन, कहीं पे मेंशन नहीं है। क्या हो रहा है यहाँ पे बेटा, हम डिसएग्रीमेंट को इनकरेज करते ही नहीं है, ठीक है। एजुकेशन मतलब अगर कोई चीज बताई जा रही तो आपको वही मानना है, उसके अगेंस्ट में या इंडिपेंडेंट थॉट्स को आप कह ही नहीं सकते। तो यही बात हो रही है, इसी वजह से कन्वेंशनल एजुकेशन क्या करता है, इंडिपेंडेंट थिंकिंग को बहुत ज्यादा मुश्किल बना देता है या फिर उसको रोक देता है। सो इट वुड बी ऑप्शन नंबर ए, दैट इज द करेक्ट चॉइस फॉर क्वेश्चन नंबर 21। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 पे चलते हैं, देखते हैं क्या चैलेंज लेके आ रहा है। 22वां क्वेश्चन कह रहा है वर्शिपिंग सक्सेस लीड्स टू। वर्शिपिंग सक्सेस क्या करेगा, क्वेश्चनिंग द एस्टैब्लिश्ड प्रैक्टिसेस, एक्सेप्टिंग द एस्टैब्लिश्ड प्रैक्टिसेस, मॉडिफाइंग द एस्टैब्लिश्ड प्रैक्टिसेस, नाइदर एक्सेप्टिंग नॉर रिजेक्टिंग द एस्टैब्लिश्ड प्रैक्टिसेस। क्या कहा जा रहा है पैसेज में, उसको देखते हैं। इट इज नॉट क्वेश्चनिंग, अगर आप सक्सेस को वर्शिप करना चाहते हो, इट इज नॉट क्वेश्चनिंग, इट इज एक्सेप्टिंग कि भाई चलो अगर मुझे सक्सेसफुल होना है तो क्या एक्सेप्ट करना पड़ेगा, जो भी सेट नॉर्म्स है। मतलब पढ़ाई को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी है तो आप भी दो, अच्छे ग्रेड्स लाओ, उसके बाद आगे चल के किसी कंपनी में नौकरी के लिए अप्लाई कर दो, वहां पे आपको अच्छा पैकेज मिल जाए। दिस इज कंसिडर्ड एज अ सक्सेस की डेफिनेशन। तो ये बोल रहा है कि वर्शिपिंग सक्सेस, इसको ये कहां ले जाता है आपको, एक्सेप्टिंग द एस्टैब्लिश्ड प्रैक्टिसेस। डेफिनेटली जो सोसाइटी एस्टैब्लिश कर रही है, जो सोसाइटी ने एस्टैब्लिश कर दी है प्रैक्टिसेस, उन्हीं को आप एक्सेप्ट कर लो और इसी तरीके से आपको सक्सेसफुल बोला जाता है, ठीक है। तो ये चला जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ में, इसके अलावा और कोई भी ऑप्शन यहां पे लॉजिक नहीं दे रहा है बेटा। 23 देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, Why do most people want to find a quiet corner in life? ज्यादातर लोग क्वाइट कॉर्नर जिंदगी में क्यों ढूंढना चाहते हैं, बिकॉज दे डू नॉट लाइक टू बी इन पीस। अरे पीस में नहीं रहना चाहते हैं तो क्वाइट कॉर्नर थोड़ी ढूंढेंगे। तो यहां पे ए तो बिल्कुल उल्टी बात करने लग गया, कह रहा है कि क्योंकि वो नहीं चाहते हैं शांति में रहना। अबे जब शांति में नहीं रहना चाहते हैं तो क्वाइट कॉर्नर शांत जगह क्यों ढूंढेंगे। तो यहां पे ए तो बिल्कुल बाहर हो गया। 23 का बी देखो, बिकॉज दे सीक प्लेजर। अब यहां पे प्लेजर है कि नहीं इसका कोई बात नहीं हो रहा है, बिकॉज दे सीक कंफर्ट। डेफिनेटली उनको आराम चाहिए, आराम की जिंदगी जीना चाहते हैं और इस तरीके से वो फिर उतना आराम की जिंदगी में आ जाते हैं जहां से उनको बाहर निकल पाना बहुत ज्यादा एक जुर्म की तरह लगने लगता है। डी कह रहा है बिकॉज दे डू नॉट वर्शिप सक्सेस। डेफिनेटली दिस इज वेरी रॉन्ग। ऑप्शन नंबर सी है, बिकॉज दे सीक कंफर्ट, क्योंकि वो आराम की जिंदगी को देख रहे होते हैं। इसका रेफरेंस के लिए आप आ सकते हो पैसेज के इस वाले पॉइंट पे। सी देखिए यहां पे लिखा हुआ है इन सीकिंग कंफर्ट वी जनरली फाइंड क्वाइट कॉर्नर इन लाइफ। ठीक है, हम कंफर्ट के लिए क्वाइट कॉर्नर को जिंदगी में ढूंढ लेते हैं। तो सेकंड पैराग्राफ की फर्स्ट लाइन ही ये चीज बोल रही थी, इस वजह से कंफर्ट लोग कौन ढूंढ रहे हैं, बिकॉज दे सीक कंफर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन कह रहा है व्हाई डू मोस्ट पीपल वांट टू फाइंड अ क्वाइट कॉर्नर, तो ऑप्शन नंबर सी क्या कह रहा है, बिकॉज दे सीक कंफर्ट। तो कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी बेटा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 24वां देखते हैं। 24 देखो, विच वर्ड इन द पैसेज मींस बायस। अब बायस का मतलब क्या होता है, किसी की तरफ झुकाव होना। ठीक है, अब यहां पे विच वर्ड इन द पैसेज मींस बायस, इसका मतलब है क्या निकालना है बेटा, सिनोनिम निकालना है। क्या निकालना है, सिनोनिम, मतलब सिमिलर मीनिंग वाला वर्ड निकालना है, या पर्यायवाची भी जिसको आप कह सकते हो। ठीक है, चलो देखते हैं यहां पे कौन सा वाला वर्ड हो सकता है। कॉन्ट्ररी का मतलब ऑपोजिट हो जाता है, प्रिजुडिस का मतलब होता है जब आप किसी की तरफ ऑलरेडी कोई माइंडसेट बना चुके होते हो। तो यहां पे देखो कॉन्ट्ररी तो बाहर हो जाएगा, कॉन्ट्ररी का मतलब ऑपोजिट हो गया, ये बाहर है। प्रिजुडिस चल सकता है, लेकिन यहां पे लिखा है अनकॉम्प्रिहेंडिंगली, मतलब जिसको आप समझ ही नहीं पा रहे, तो सी बाहर। डी कह रहा है डिसकंटेंट, मतलब जो लड़ाई झगड़ा हो जा रहा है, तो कॉन्ट्ररी वाले कॉन्टेक्स्ट में ये भी हो गया। तो कॉन्ट्ररी बाहर, अनकॉम्प्रिहेंडिंगली बाहर, डिसकंटेंट बाहर, क्या बच रहा है, प्रिजुडिस, मतलब किसी भी चीज की तरफ अपना एक माइंडसेट बना लेना कि भाई ये चीज तो ऐसी ही होती होगी, इसी को हम बायस बोलते हैं। इसलिए ऑप्शन नंबर बी के साथ बेटा हमें जाना पड़ेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 पे देखते हैं। 25वां कह रहा है द वर्ड अनकॉम्प्रिहेंडिंगली इन द पैसेज मीन्स। अब अनकॉम्प्रिहेंडिंगली का मीन्स क्या है, जिसको हम समझ नहीं सकते, जिसको हम जान नहीं सकते, जिसको हम समझा नहीं सकते, दैट इज अनकॉम्प्रिहेंडिंगली। क्या है, अचीव सक्सेस, बिल्कुल बाहर। बी बोल रहा है अर्निंग मनी, एकदम बाहर। विदाउट नोइंग, एकदम सही। डी बोल रहा है विद कंप्लीट नॉलेज। अब एक कंप्लीट होगा तो अनकॉम्प्रिहेंडिंग नहीं लगेगा, फिर सिर्फ कॉम्प्रिहेंडिंगली लगेगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी के साथ में जाना पड़ेगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट पैसेज पे आते हैं। नेक्स्ट पैसेज भी है, हाँ डेफिनेटली पैसेज नंबर 2 भी है। चलिए पैसेज नंबर 2 बोल रहा है नॉइज इज अ कॉमन प्रॉब्लम इन बोथ अर्बन एंड रूरल एरियाज, ट्रैफिक नॉइज इन पर्टिकुलर। अब
नॉइज का यहां पे मतलब है बेटा शोर, नॉइज का मतलब है शोर, नॉइज का मतलब आवाज से नहीं है, क्योंकि यहां पे प्रॉब्लम की बात कर दी गई है। तो प्रॉब्लम क्या है बेटा? शोर है, आवाज प्रॉब्लम नहीं है, शोर प्रॉब्लम है। रूरल एरियाज की बात करो तो भी, अर्बन एरियाज की बात करो तो भी, दोनों एरियाज में प्रॉब्लम क्या है? शोर प्रॉब्लम है। Trees and shrubs are not only visually attractive but also can make effective noise barriers. जो trees होते हैं ये सिर्फ shrubs या झाड़ियों की तरह ही नहीं होते, ये लोग क्या करते हैं? इफेक्टिव नॉइज बैरियर्स ला सकते हैं। अगर खूब सारे पेड़ होंगे इधर, जैसे खूब सारे पेड़ हैं, यहां से कोई हॉर्न बजा रहा है तो यहां तक बहुत माइल्ड सा हॉर्न सुनाई पड़ेगा, लेकिन अगर सारे पेड़ काट दोगे तो सीधा सीधा आवाज यहां तक जाएगी। तो इस तरीके से जो पेड़ होते हैं बहुत सारे, वो क्या करते हैं? एक बैरियर बनाते हैं नॉइज को ट्रैवल करने में, ठीक है, जो कि बहुत अच्छी चीज है ह्यूमंस के लिए। Therefore, when space permits, we have to plant more trees and shrubs in areas where there is noise problem. और इसलिए जब भी कभी स्पेस अलाउ करे, मतलब स्पेस हो अच्छा खासा, तो वहां पे हमें ज्यादा ट्रीज प्लांट करने चाहिए जहां पे नॉइज प्रॉब्लम बहुत सारी देखने को मिलती है। बाय डूइंग दिस नॉइज कैन बी रिड्यूस बाय 6 डेसिबल्स ओवर अ डिस्टेंस ऑफ 30 मीटर्स। अब ये कोई टेक्निकल टर्म लिखा है कि 6 डेसिबल्स की आवाज हम कम कर सकते हैं 30 मीटर की डिस्टेंस पे। मतलब अगर हमने पेड़ लगा दिए तो जैसे यहां पे मान लो ये 30 मीटर का डिस्टेंस है और यहाँ पे 12 डेसिबल की साउंड निकली है, तो यहाँ पे सिर्फ 6 डेसिबल्स की साउंड पहुंचेगी बेटा, ठीक है। ये बात एक डेटा की तरह यहाँ पे दी जा रही है। चलिए आगे बात करते हैं, देखते हैं आगे क्या क्या पैसेज बोल रहा है। नेक्स्ट बोल रहा है, द ओनली थिंग वी हैव टू कीप इन माइंड इज दैट द प्लांटिंग शुड बी पर्टिकुलरली डेंस। The trees which have dense foliage and relatively vertical orientation of arrangements should be planted. और इस चीज में हमें प्लांट्स को कैसे कैसे लगाना है ये वाला ध्यान रखना चाहिए। It will completely screen the source of noise. If there is any gap in barrier, it will still allow noise to penetrate. अगर बैरियर्स के बीच में बहुत सारा गैप होगा तो डेफिनेटली आवाज को फिर वो अच्छे से रोक नहीं पाएगा। It will still allow noise to penetrate. Single layer of trees is worthless as a noise barrier due to interreflection. Multi rows of trees are more effective. अभी कह रहा है एक रो अगर होगी, नॉइज इधर से चली जाएगी और इधर से चली जाएगी, तो कह रहा है कि बहुत डेंस होना चाहिए जिससे यहां से नॉइज आए तो इधर क्रॉस करते करते जाने में बहुत दिक्कत आ जाए। तो सिंगल वाला जो है इसको हम बेकार मानते हैं। क्या मानते हैं? ड्यू टू इंटर रिफ्लेक्शन मल्टी रोज एंड ट्रीज आर मोर इफेक्टिव। तो मल्टी रोज जब हम लगाएंगे, खूब ढेर सारी रोज होंगी पेड़ों की, तो ये ज्यादा क्या होते हैं? कारागर होते हैं, इस वजह से इनको प्रेफरेंस मिलनी चाहिए। द प्लांटेड ट्रीज must be taller. We can reduce noise by 1.5 decibels with each additional 3 feet of tree height. बढ़िया। तो यहां पे कह रहा है कि जो प्लांट्स होने चाहिए वो टॉल होने चाहिए, क्योंकि हर 3 फीट की हाइट अगर होगी प्लांट की, जैसे मान लो ये 3 फीट हाइट है तो 1.5 डेसिबल्स की आवाज ये रोकेगा। ऐसे अगर ये 6 होगा तो 3 डेसिबल्स, 9 होगा तो 4.5, इस तरीके से मल्टीप्लाई में ये रोकता जाएगा, ठीक है। इन्होंने पूरा प्रॉपर डेटा दे दिया है कि कितनी आवाज कितने हाइट का पेड़ रोक सकता है। When the opportunity to use trees is restricted as a combination of shrubs and tall grass can be used. जब भी opportunity of trees is restricted, when the opportunity to use trees is restricted, a combination of shrubs and tall grass can be used. अगर opportunity ये restrict कर दी जाए कि नहीं भाई trees नहीं लगा सकते, यहाँ पे जगह ही नहीं है, तो हम क्या कर सकते हैं? एक कॉम्बिनेशन यूज कर सकते हैं shrubs का और घास का, जिससे हम ये बेनिफिट्स उठा सकते हैं। Instead of tarmac और gravel surfaces, soft grass ground cover is preferable. ठीक है, इन वाले की जगह tarmac और gravel surface की जगह पे soft grass ground cover को प्रेफर करना चाहिए। It will absorb noise rather than reflected. ये सारी चीजें noise को absorb कर लेंगी reflect करने के बजाय। Rows of trees, shrubs, cartoons, ground covering plants, climbers and their flowers not only reduce noise and provide a beautiful backyard, they also help block विंड प्रोवाइड शेड एंड अब्सॉर्ब ट्रैफिक पोल्यूशन। ये सारी चीजें भी ह्यूमंस की हेल्प में और एड ऑन कर रही हैं, ये जो ट्रीज या श्रब्स या जो ग्रासेस आप लगाओगे। क्लियर? चलो देखते हैं क्वेश्चन में कहां तक क्या क्या चीजें पूछी जा रही हैं, उसके अलावा थोड़ा सा और इस पैसेज को डिस्क्राइब करने की कोशिश करेंगे। पहला क्वेश्चन नंबर 26 यहां पे पूछ रहा है, What distance a good number of trees can cover in reducing noise? अब यहां पे बोल रहा है क्या डिस्टेंस यहां पे कवर करनी चाहिए जिससे नॉइज रिड्यूस हो जाए। तो यहां पे इंडिकेशन किस चीज का है बेटा? इंडिकेशन सिर्फ एक का ही है, 30 मीटर वाला, तो यही वाले के साथ में जाएंगे, ए वाला ऑप्शन, ठीक है, क्योंकि 30 मीटर वाले का ही जिक्र है जिसमें 6 डेसिबल की आवाज को हम कम कर सकते हैं। तो 30 मीटर के साथ हम जाएंगे क्योंकि पैसेज यहां पे 30 मीटर का ही हिंट दे रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है, ट्रीज कैन रिड्यूस नॉइज ओनली व्हेन। ट्रीज रिड्यूस कर सकती है नॉइज सिर्फ कब? प्लांटेड इन आइसोलेशन, प्लांटेड विद फ्लावरिंग श्रब्स, दे आर प्लांटेड डेंस, प्लांटेड विद शॉर्टर वंस। कौन सा वाला कर सकती है? देखो,
सिर्फ ए बी डी को बाहर निकाल के सिर्फ सी वाला, दे आर प्लांटेड डेंस। अगर डेंसिटी में लगे होंगे तभी कर सकते हैं, अगर रो वगैरह में लगे होंगे तो वो सब बेकार हैं। आइसोलेशन में लगा होगा तो कुछ मतलब नहीं है। प्लांटेड विद फ्लावरिंग श्रब्स, प्लांटेड विद शॉर्टर वंस, दे आर प्लांटेड इन डेंस। तो सबसे पहला प्रेफरेंस तो यही मिलेगा कि डेंसिटी से वो प्लांट किए गए हों। अगर नहीं हो पा रहा है फिर हम और ऑप्शंस पे जाएंगे, ठीक है। तो प्रेफरेंस किसको मिलेगी बेटा? ऑप्शन नंबर सी को मिलेगी। 28 नंबर क्वेश्चन देखिए, सिंगल लेयर ऑफ ट्रीज इज वर्थलेस एज अ नॉइज बैरियर। क्यों ऐसा बोला जा रहा है कि सिंगल लेयर ऑफ ट्री है वर्थलेस नॉइज बैरियर की तरह? नॉइज कांट पेनिट्रेट इजीली, हेल्प द ग्रोथ ऑफ श्रब्स। बिल्कुल गलत है, दोनों में से कोई चीज सेंस ही नहीं दे रहा है, तो इसको हम आंसर की तरह कैसे मान ले बेटा? चलो आगे बात करते हैं ऑप्शन नंबर सी की। अब यहां पे क्या कह रहा है देखो ध्यान से, नॉइज इज सेंट बैक टू द सोर्स, नॉइज कैन पेनिट्रेट इजीली। कौन सा रीजन है? नॉइज कैन पेनिट्रेट इजीली। इस वजह से सिंगल लाइन नहीं लगाते क्योंकि नॉइज आसानी से पेनिट्रेट करके उसके आर पार जा सकती है। कौन सा ऑप्शन? डी ऑप्शन के साथ जाएंगे। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29, हायर द ट्रीज। हायर द ट्रीज, अब ये क्या हो जाएगा? जितने ज्यादा हाई ट्रीज होंगे उतना नॉइज रिड्यूस हो जाएगा 1.5 डेसिबल से, अब ये भी बताया था। तो हायर द ट्रीज, हायर द नॉइज, गलत हो गया। बी कह रहा है लोअर द नॉइज, फिर सी कह रहा है यहां पे ग्रेटर द डेसिबल्स और थिनर द एयर्स। अभी ग्रेटर द डेसिबल्स नहीं, डेसिबल्स को तो रिड्यूस किया जा रहा है ना, तो सी बाहर, थिनर द एयर गलत है। ऑप्शन नंबर बी लोअर द नॉइज हो जाएगा। हायर द ट्रीज, लोअर द नॉइज, और हर 3 फीट के लिए 1.5 डेसिबल्स ये कम करता रहेगा बेटा, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 29 के बाद लेट्स गेट टू क्वेश्चन नंबर 30। अब ये क्या कह रहा है 30, देखो जरा, हाउ डू श्रब्स एंड टॉल ग्रास रिड्यूस नॉइज। कैसे करते हैं ये लोग? क्या होता है, किस तरीके से करते हैं? दे अब्सॉर्ब नॉइज, दे रिफ्लेक्ट नॉइज, बी बाहर। सी दे डाइवर्ट नॉइज, डाइवर्ट थोड़ी करते हैं, दे आर न्यूट्रल टू नॉइज, डी बाहर। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, दे अब्सॉर्ब नॉइज। क्या कर लेते हैं? नॉइज को अब्सॉर्ब कर लेते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएंगे। देखो कितने हलवा क्वेश्चन आए हुए हैं यार। चलिए आगे बात करते हैं ऑर्डरिंग ऑफ वर्ड्स इन अ सेंटेंस। अब यहां पे बेटा आपको सेंटेंस को रीअरेंज करना है, या कह लो एक ही सेंटेंस में PQRS में डिवाइड किया गया है, आपको इसको शफल करके दिया गया है, आप इसको वापस अरेंज करके इसको असली फॉर्म में लेके आइए। यही आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। तो चलिए देखते हैं क्या क्वेश्चन कह रहा है। क्वेश्चन पहले बोल रहा है ईच ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स इन दिस सेक्शन कंसिस्ट ऑफ अ सेंटेंस, parts of which have been jumbled. These parts have been labeled as P, Q, R and S. Given below each sentence are 4 sequences, namely A, B, C and D. You are required to rearrange the jumbled parts of the sentence and mark your response accordingly. आपको करना सिंपल सी चीज है, आपको यहाँ पे एक सेंटेंस दिया है जिसको 4 पार्ट्स में स्प्लिट कर दिया गया है। आपको क्या करना है, यहाँ पे 4 पार्ट्स जो दिए गए हैं इनको आपको पढ़ना है और बताना है कि जो 4 यहाँ पे अरेंजमेंट्स हैं इसमें से कौन सा वाला अरेंजमेंट इसको सही तरीके से बता पाएगा। क्लियर है बात? चलो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसमें क्या क्या चीजें कैसे हो सकती हैं। चलो देखो, कंसिडरेशन फॉर अदर्स फॉर सेल्फ ग्रेटिफिकेशन, फ्रीडम डज नॉट मीन द अपॉर्चुनिटी और द सेटिंग असाइड ऑफ। इसमें से कौन से वाले के साथ हम जा सकते हैं, जरा ध्यान से इसको देखेंगे। अब यहां पे हमको एक चीज मालूम करनी पड़ेगी कि कौन सा वाला स्टार्टिंग कर सकता है बेटा। कंसिडरेशन फॉर अदर्स फॉर सेल्फ ग्रेटिफिकेशन, फ्रीडम डज नॉट मीन द अपॉर्चुनिटी और द सेटिंग असाइड ऑफ। देखो एस खत्म तो नहीं करेगा, ये बात तो क्लियर हो गई है, ठीक है। एस खत्म नहीं करेगा यानी सी वाला ऑप्शन यहां से बाहर हो जा रहा है, क्योंकि ऑफ पे हम खत्म नहीं कर पाएंगे। और द सेटिंग ऑफ मतलब एस शुरू भी नहीं करेगा, तो एक ऑप्शन यहां से बाहर हो गया। अब हमारे पास बच रहा है QS और बच रहा है RQ। चलो QS पढ़ते हैं और RQ पढ़ते हैं, देखते हैं कौन सा वाला आंसर करेक्ट सकता है। तो QS को अगर हम पढ़ेंगे, कह रहा है फॉर सेल्फ ग्रेटिफिकेशन, उसके बाद में और द सेटिंग असाइड ऑफ, फॉर सेल्फ ग्रेटिफिकेशन और सेटिंग असाइड ऑफ, QS हो गया, फिर P असाइड ऑफ कंसिडरेशन फॉर अदर्स, फ्रीडम डज नॉट मीन द अपॉर्चुनिटी। अब ये यार कोई सेंस नहीं बना पा रहा, B को हटाते हैं, QRS RQSP पढ़ के देखते हैं। R से शुरुआत करते हैं, फ्रीडम डज नॉट मीन द अपॉर्चुनिटी फॉर सेल्फ ग्रेटिफिकेशन, ये ठीक लग रहा है। RQ फिर S और द सेटिंग असाइड ऑफ कंसिडरेशन फॉर अदर्स, डेफिनेटली सो इट वुड बी ऑप्शन नंबर डी, जो इकलौता आंसर लॉजिकल है, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। तो 31 वाला क्वेश्चन जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ में बेटा। चलिए 32 नंबर वाला क्वेश्चन देखते हैं। ऑफ एनी काइंड, यानी कि 32 में P स्टार्टिंग नहीं कर सकता है, P स्टार्टिंग यहां कर भी नहीं रहा है, ठीक है। टू फ्रीडम एंड इंटेलिजेंस, अब Q भी स्टार्टिंग नहीं कर पाएगा, Q स्टार्टिंग नहीं कर रहा है, मतलब एक ऑप्शन यहां से बाहर हो रहा है। कौन सा वाला? डी वाला ऑप्शन यहां से बाहर हो जा रहा है बेटा। चलो अब बात करते हैं डोमिनेशन और कंपल्शन इज अ डायरेक्ट हिंड्रेंस। एस स्टार्टिंग नहीं करेगा, कौन सा बाहर? सी वाला ऑप्शन बाहर, ठीक है। चलो अब यहां पे बात करते हैं, हमारे पास स्टार्टिंग क्या है? RP है और RQ है। चलो देखते हैं RP स्टार्ट कर सकता है या RQ स्टार्ट कर सकता है। RP पढ़ते हैं, डोमिनेशन और कंपल्शन
ऑफ एनी काइंड, आरपी तो सही है, आरक्यू पढ़ते हैं, डोमिनेशन और कंपल्शन टू फ्रीडम एंड इंटेलिजेंस, आरक्यू हो गया, फिर पी ऑफ एनी काइंड इज अ डायरेक्ट हिंड्रेंस। अरे बाप रे, आरक्यू पीएस तो भैया लॉजिक नहीं बना पा रहा है, तो बी को हटाते हैं, ए को आंसर मानते हैं, आरपीएसक्यू को एक बार रीड कर लेते हैं, डोमिनेशन और कंपल्शन, उसके बाद में ऑफ एनी काइंड is a direct hindrance to freedom and intelligence, definitely. Now this is the correct choice, ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएंगे। इकलौता आंसर जो लॉजिकल है वो है आरपीएसक्यू बेटा, ऑप्शन नंबर ए के साथ जाना पड़ेगा। चलो क्वेश्चन नंबर 33 पे देखते हैं, इनफ पोटेशियम बनाना प्रोवाइड्स। अब यहां पे देखो क्यू खत्म तो नहीं कर सकता है क्योंकि क्यू कोई लॉजिक नहीं दे रहा और यहां पे खत्म भी नहीं हो रहा है, ठीक है, फ्रॉम वेरियस शुगर्स एंड सस्टेन एनर्जी, एस शुरुआत नहीं करेगा, ये बात क्लियर हो गई, तो यहां पे सी ऑप्शन को हम बाहर कर देते हैं, एक ऑप्शन तो यहां से क्लियरली बाहर हो गया। अब यहां पे हमारे पास में पी क्यू, अब देखो पी से शुरुआत अगर हम करें इनफ पोटेशियम, पी क्यू शुरुआत नहीं कर सकता, ए बाहर हो गया, क्लियर। इनफ पोटेशियम के बारे में बात कर रहा है, ये शुरुआत नहीं कर सकता है एज पर मी, तो इसको हम हटाते हैं फिलहाल। फ्रॉम वेरियस शुगर्स की बात कर रहे हैं, आर एस बचता है हमारे पास और क्यू भी बचता है, चलो पढ़ लेते हैं इसको, आर एस को, फ्रॉम वेरियस शुगर्स एंड सस्टेन्ड एनर्जी, आर एस हो गया, उसके बाद में क्यू, बनाना प्रोवाइड्स इनफ पोटेशियम एंड सस्टेन एनर्जी होना चाहिए ना, यहाँ पे इनफ पोटेशियम के बाद जो कॉमा लगा है मतलब पी खत्म नहीं कर सकता है, तो बी वाला बाहर हो जाएगा क्योंकि पी के बाद में कॉमा लगा है और कॉमा पे सेंटेंस खत्म हम नहीं कर सकते, तो कौन सा बच रहा है, ऑप्शन नंबर डी बच रहा है, क्यूपीएसआर। पढ़ लेते हैं एक बार, बनाना प्रोवाइड्स, फिर क्यू, इनफ पोटेशियम and sustain energy from various sugars, definitely it would be option number D only, that gives logic। चलो आगे क्वेश्चन नंबर 34 पे आते हैं बेटा, 34 देखो क्या कह रहा है, ऑफ ग्रेट ट्रबल, पी शुरुआत नहीं करेगा, पहला ऑप्शन यहां से तुरंत बाहर हो जा रहा है, पी ऑप्शन यहां से बाहर हो जा रहा है, मतलब पी से शुरुआत वाला ऑप्शन यहां से तुरंत बाहर है, ये हो गया। दिस इज अ टाइम द वर्ल्ड टू द मैक्सिमम एज वन वायरस थ्रेटन्स, ठीक है, एज वन वायरस थ्रेटन्स मतलब एस खत्म नहीं कर सकता, ये बात मालूम चल गई है, ठीक है, यहां पे कोई ऑप्शन खत्म भी नहीं कर रहा है, तो चलो पढ़ लेते हैं। अब यहां पे क्या क्या बच रहा है, एक बच रहा है आर एस, एक है एस आर, फिर एक क्यूपी, पहले पढ़ते हैं आर एस को, देखते हैं, द वर्ल्ड टू द मैक्सिमम, ठीक है, आर के बाद में एस को देखते हैं, द वर्ल्ड टू द मैक्सिमम एज वन वायरस थ्रेटन्स, द वर्ल्ड टू द मैक्सिमम का मतलब क्या निकल रहा है, यहां पे शुरुआत करने के लिए आर बिल्कुल लॉजिकलेस है, बी बाहर, एस आर देखते हैं, एज वन वायरस थ्रेटन्स, एस के बाद में आर, द वर्ल्ड एज वन वायर थ्रेटन्स द वर्ल्ड टू द मैक्सिमम, एस आर ठीक है, उसके बाद में क्यूपी, दिस इज अ टाइम ऑफ ग्रेट ट्रबल, अरे बाप रे, एस आर क्यूपी तो ठीक है लेकिन ये उल्टी बात को थोड़ा सा कहना हुआ लग रहा है, क्यूपी आर एस देखते हैं, क्यूपी आर एस, दिस इज अ टाइम ऑफ ग्रेट ट्रबल एज वन वायरस थ्रेटन्स द वर्ल्ड टू द मैक्सिमम, डेफिनेटली, तो एस आर क्यूपी बेटा बात को उल्टा कर रहा है, ऑप्शन नंबर डी सही होगा, क्यूपी एस आर को कहना पड़ेगा क्योंकि यही लॉजिकल तरीका है इस चीज को कहने का, ठीक है। अगर हम सी ऑप्शन लेते तो ये वही वाली बात को थोड़ा सा घुमा फिरा के कहता, जैसे मान लो मैं खाना खाऊंगा, ये बात मैं बोल रहा हूं, और अगर इस चीज को मैं बोलूं खाना खाऊंगा मैं, अब ऐसा नहीं कि मेरी बात समझ नहीं आ रही, लेकिन ये बात को कहने का उल्टा तरीका है, तो सी यही काम कर रहा था, इसलिए ऑप्शन नंबर डी मेरा प्रेफरेंस बन जाएगा। 35 देखो, आर ऑफ द ओपिनियन, पी स्टार्टिंग नहीं कर सकता, कोई ऑप्शन है क्या पी वाला, नहीं है, चलो, सम आर्कियोलॉजिस्ट, ठीक है, एंड दैट एवरीबडी, आर शुरुआत नहीं करेगा, कोई ऑप्शन है, डी वाला ऑप्शन बाहर हो गया, ठीक है, दैट हड़प्पन सोसाइटी हैड नो रूलर्स, एस वाला स्टार्टिंग नहीं करेगा, ए वाला बाहर। अब क्या बचता है 35 में हमारे पास दो ऑप्शन बच रहे हैं, क्या बी और सी बच रहा है, तो देखो एक है क्यूएस और एक है क्यूपी, चलो पढ़ लेते हैं, सम आर्कियोलॉजिस्ट आर ऑफ द ओपिनियन, क्यूपी ठीक है, क्यूएस पढ़ते हैं, सम आर्कियोलॉजिस्ट दैट हड़प्पन सोसाइटी, क्यूएस का कोई लॉजिक ही नहीं है, बी बाहर सी अंदर, क्यूपीएसआर को पढ़ लेते हैं, सम आर्कियोलॉजिस्ट आर ऑफ द ओपिनियन, क्यूपी हो गया, दैट हड़प्पन सोसाइटी हैड नो रूलर्स एंड दैट एवरीबॉडी एंजॉयड इक्वल स्टेटस, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था, ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएंगे और इसको करेक्ट आंसर की तरह मार्क कर देंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 के बाद लेट्स गेट टू क्वेश्चन नंबर 36, देखिए जरा, इन द सेम लोकेलिटी मैरिज विद इन अ यूनिट एंडोगैमी रेफर्स टू, अब देखो यहां पे एंडोगैमी रेफर्स टू, आर खत्म नहीं कर सकता, ये बात क्लियर हो गई, कौन सा बाहर हो रहा है बेटा, सी बाहर हो रहा है, ठीक है, इन द सेम लोकेलिटी मैरिज विद इन अ यूनिट एंडोगैमी रेफर्स टू और अ ग्रुप ऑफ लिविंग्स, एस शुरुआत नहीं कर सकता, चलो यहां पे कर भी नहीं रहा है, ठीक है, आर खत्म नहीं कर सकता, ये बात मालूम चल गई। अब हमारे पास में बचता है क्यू आर बचता है, आर एस बचता है और आर क्यू बचता है, पहले क्यू आर पढ़ते हैं बेटा, देखो मैरिज विद इन अ यूनिट एंडोगैमी रेफर्स, क्यू के साथ में आर का कोई लॉजिक नहीं है, बाहर हो गया, आर के साथ में एस पढ़ते हैं, एंडोगैमी रेफर्स टू और अ ग्रुप ऑफ, आर के साथ में एस का कोई लॉजिक नहीं है, बी बाहर, आर के साथ में क्यू पढ़ते हैं, एंडोगैमी रेफर्स टू मैरिज विद इन अ यूनिट, आर क्यू फिर एस,
within a unit or a group living in the same locality. Definitely it would be option number D that gives us a correct choice. ठीक है, तो देखो सिंपल सा स्टेटमेंट लिखा हुआ है, एंडोगेमी refers to marriage within a unit और अ ग्रुप ऑफ लिविंग इन द सेम लोकेलिटी. इतना सिंपल सा सेंटेंस है, इसके लिए ऑप्शंस नहीं भी मिलेंगे तब भी चल जाएगा यार. सो ऑप्शन नंबर डी के साथ हमें जाना पड़ेगा. क्लियर. चलो आगे क्वेश्चन नंबर 37 पे बात करते हैं. 37 बोल रहा है व्हेन स्टीम इंजन्स डोमिनेटेड इंडस्ट्रियलाइजेशन. अब क्या चीज डोमिनेट कर रही नहीं मालूम है, यानी कि क्यू वाला ऑप्शन यहां से बाहर चला जा रहा है. कोल वॉज द मेन सोर्स ऑफ वॉट, किस चीज का सोर्स था. आर खत्म नहीं कर पाएगा, चलो कर भी नहीं रहा है. ऑफ एनर्जी इन द इनिशियल स्टेजेस, एस शुरुआत नहीं करेगा, मतलब एक ऑप्शन यहां से बाहर हो गया. बच रहा है बी और सी. अब देखिए भैया आरएस है कि पीक्यू है, कौन सा सेंस बना रहा है. पहले आरएस को पढ़ के देखते हैं फिर पीक्यू पे आएंगे, है ना. चलो आरएस पढ़ते हैं. आर कह रहा है कोल वॉज द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी इन द इनिशियल स्टेजेस, एकदम लॉजिकल है. अब पीक्यू पढ़ते हैं. व्हेन स्टीम इंजन्स डोमिनेटेड इंडस्ट्रियलाइजेशन, पीक्यू भी ठीक लग रहा है. आरएस कोल वॉज द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी इन द इनिशियल स्टेजेस. ठीक है, अब यहां पे कौन से वाले को पहले रखना है, ध्यान से देखो. यहां पे अगर हम बात करें एस से सेंटेंस को खत्म करने की, तो यहां एस में कॉमा लगा हुआ है, मतलब इससे सेंटेंस को खत्म तो नहीं कर सकते, मतलब सी वाला ऑप्शन बाहर लगा के बी वाले को हम सेलेक्ट कर लेंगे. देखो ऐसे ही कुछ बेटा छोटे छोटे हिंट्स दिए रहते हैं जिनके बेसिस पे आप जानोगे कि कौन सा वाला मुझे जो ग्रुप मिल रहा है या पैटर्न मिल रहा है वो पहले रखना है. देखो एस खत्म नहीं करेगा क्योंकि यहां पे लास्ट में कॉमा आया हुआ है, तो यहां पे सी वाला बाहर होता है, बी वाला अंदर. दैट इज ऑप्शन नंबर आर एस पी क्यू के साथ हमें जाना पड़ेगा. ठीक है बेटा. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38 पे आते हैं, देखते हैं क्या चैलेंज है इनका. 38 वाला क्वेश्चन हमसे कह रहा है फ्रॉम द साइंटिस्ट. अब लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाए भैया, मतलब ये आखिरी में आ सकते हैं, तो पी वाला आखिरी में आ सकता है. ये चीज हमको यहां से हिंट मिल गया है. ए को और डी को फिलहाल बाहर निकालेंगे. अब ऐसा कंफर्म नहीं है कि ये लास्ट में ही क्वेश्चन मार्क है, हो सकता है सेंटेंस में दो दो चीजें पूछी गई हो, तो फिलहाल अभी हम इस हिसाब से चलते हैं. अगर आंसर नहीं आएगा तो लास्ट में चल जाएंगे. चलो इज द इंफॉर्मेशन, क्यों शुरुआत नहीं कर सकता, कौन सा बच रहा है बेटा, ये वाला बाहर. देखो दो तरह से पहला वाला बाहर हो गया, एक तो आर से खत्म नहीं करेगा, दूसरा पी ये वाला बाहर हो गया. बच क्या रहा है एस क्यू आर पी. एस देखते हैं. दैट कम्स, आर शुरुआत नहीं कर सकता. हाउ इंपॉर्टेंट, अब एस के साथ में हमारे पास दो है, एस क्यू था और एसपी था. एसपी पहले ही बाहर निकल दिया था, एसक्यू को पढ़ते हैं. हाउ इंपॉर्टेंट फ्रॉम द साइंटिस्ट. अब देखो एसपी तो वैसे ही बाहर निकल गया, तो देखो दो दो तरीके से सारे बाहर निकल रहे हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी के साथ जाना पड़ेगा. एस के साथ क्यू जोड़ते हैं. हाउ इंपॉर्टेंट इज द इंफॉर्मेशन, फिर उसके बाद में दैट कम्स फ्रॉम द साइंटिस्ट. ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएंगे. इसमें ऑप्शन नहीं होता फिर भी चल जाता हमारे लिए. ठीक है. चलो मोस्ट सिंपल क्वेश्चंस यहां पे दिए हुए हैं. चलो क्वेश्चन नंबर 39 ब्रॉट ऑन बाय डिस्ट्रक्टिव पेस्ट्स. अब फिलहाल यहां पे पी वाला शुरुआत करने के लिए लॉजिकल नहीं है, यहां पे ऑप्शंस में भी नहीं है, तो ठीक है. ह्यूमंस हैव सफर्ड, क्या चीज सफर किया है, क्यों शुरुआत, क्यों यहां पे अंत नहीं कर सकता. फ्रस्ट्रेशन एंड फूड लॉसेस सिंस अर्लीस्ट टाइम्स. अब देखो एस खत्म नहीं करेगा, यहां पे ये भी नहीं किया है, मतलब क्वेश्चन को अच्छी तरीके से मुश्किल बनाने की कोशिश की है. चलिए एसपी क्यू आर एस क्यू और आर एस चारों पढ़ के देखते हैं. पहले एसपी पढ़ते हैं. सिंस अर्लीस्ट टाइम्स, उसके बाद में ब्रॉट ऑन बाय डिस्ट्रक्टिव पेस्ट. एस के साथ में पी अगर हम लगाते हैं तो ये चीज ज्यादा लॉजिकल नहीं बन पा रहा है, तो एसपी को फिलहाल हटाते हैं. क्यू के साथ आर लाके देखते हैं. ह्यूमंस हैव सफर्ड फ्रस्ट्रेशन एंड फूड लॉसेस, क्यू के साथ आर ठीक है. उसके बाद सिंस अर्लीस्ट टाइम्स ब्रॉट ऑन बाय डिस्ट्रक्टिव पेस्ट. अब ये गलत हो गया यार, सिंस अर्लीस्ट टाइम्स ब्रॉट ऑन बाय डिस्ट्रक्टिव पेस्ट ये गलत हो गया. क्यू के साथ में आर वाला ऑप्शन हटाते हैं बेटा, ये नहीं बन पा रहा है. अब देखते हैं एस क्यू आर को करके देखते हैं. एस क्यू आर वाला देखते हैं. एस के साथ शुरुआत करेंगे. सिंस अर्लीस्ट टाइम्स ह्यूमंस हैव सफर्ड, अच्छा ठीक है, सिंस अर्लीस्ट टाइम्स ह्यूमंस हैव सफर्ड. उसके बाद में फिर आर फ्रस्ट्रेशन एंड फूड लॉसेस ब्रॉट ऑन बाय डिस्ट्रक्टिव पेस्ट. बिल्कुल सही जवाब सी वाला लग रहा है. डी पढ़ लेते हैं. आर एस क्यू भी क्या कह रहा है. आर बोल रहा है फ्रस्ट्रेशन एंड फूड लॉस सिंस अर्लीस्ट टाइम्स, फिर क्यू ह्यूमंस हैव सफर्ड ब्रॉट ऑन बाय डिस्ट्रक्टिव पेस्ट. बात तो सारी कर दी लेकिन लॉजिक किसी का नहीं है. ऑप्शन नंबर डी हटाएंगे, सी ऑप्शन के साथ में जा सकते हैं. सो 39 चला जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में. ठीक है. चलो 39 के बाद लेट्स गेट टू क्वेश्चन नंबर 40. मोस्ट स्पेक्टेक्युलर गोल्ड कॉइन सम ऑफ द. क्यों शुरुआत नहीं करेगा, ये बात यहां से क्लियर हो गई. देखो सॉरी क्यों खत्म नहीं कर सकता, आई एम सो सॉरी, क्यों खत्म नहीं करेगा.
क्योंकि सम ऑफ द के बाद में तो कुछ तो आना चाहिए, तो ए वाला ऑप्शन बाहर हो जाता है। द गुप्ता रूलर्स इन इंडिया वर इशूड बाय, देखो वर ना शुरुआत कर सकता है और बाय है तो खत्म भी नहीं कर सकता, तो ना एस शुरुआत करेगा ना खत्म कर सकता है, तो एक ऑप्शन यहां से बाहर, एक ऑप्शन यहां से बाहर। बच क्या रहा है बेटा हमारे पास, सिर्फ एक ही ऑप्शन बच रहा है, क्यूपीएसआर। देखो इस तरीके से एलिमिनेशन आपकी हेल्प करता है। तो क्यूपीएसआर को एक बार रीड करते हैं और देखते हैं कि क्या लॉजिक निकाल पा रहा है यहां से। क्यूपीएसआर लेट्स रीड, सम ऑफ द मोस्ट स्पेक्टेक्युलर गोल्ड कॉइन्स, उसके बाद में क्यूपी हो गया, फिर एसआर, गोल्ड कॉइन्स वर इशूड बाय द गुप्ता रूलर्स इन इंडिया। देखो कितना सिंपल सा सेंटेंस है यार। तो ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएंगे और ये क्वेश्चन हो जाएगा बिल्कुल परफेक्टली करेक्ट। ठीक है, तो चलिए इतना ही रखते हैं आज के लिए, नेक्स्ट वीडियो में करेंगे इसके आगे के क्वेश्चंस को डिस्कस। तब तक अपना ध्यान रखिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।